गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो तो थोड़ा सा लाने में लेट हो गया क्योंकि अभी आप लोग जान ही रहे हैं शादी वगैरह का महानवरात्र चल रहा है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया। हम सोचे थे कि कंटिन्यू डेली एक एजुकेशनल वीडियो, चाहे हिंदी व्याकरण का हो चाहे इंग्लिश ग्रामर का हो, आप लोग तो पहुंचा दें, लेकिन समय न मिलने की वजह से नहीं बना पाए और आपके तक वीडियो नहीं पहुंच पाया। इसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। खैर, हम हिंदी व्याकरण को बता रहे थे सिलेवार तरीके से, जिसमें हम वर्ण विचार पूरी तरीका से खत्म कर दिए थे। और वर्ण विचार के बाद अब का आता है थोड़ा सा भाषा के बारे में। आज हम लोग जानते हैं कि आखिर भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। जैसा कि आमतौर पर सभी कोई जानते हैं, अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने में जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि जो मेरे मन में विचार है वो आप तक हम जिस माध्यम से पहुंचाएं, चाहे इशारा के द्वारा पहुंचाएं, चाहे लिख करके बताएं या बोल करके पहुंचाएं, तो जिस भी माध्यम का प्रयोग किया जाए वह भाषा कहलाता है। भाषा को मुख्य रूप से 3 तरह से व्यक्त किया जाता है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है, लिखित भाषा जिसे लिख करके व्यक्त किया जाता है, और सांकेतिक भाषा जिसे इशारों में बात किया जाता है संकेत के द्वारा, जैसे खेल के मैदान वगैरह में होता है, जहां पे आप जानते ही होंगे। अब कुछ नोट्स आपके इसके बाद ये बताए हैं। जैसे कह रहा है कि सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा है। अगर कोई पूछे कि सबसे कठिन भाषा क्या है, तो सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा है, जो इशारों में बात किया जाता है, क्योंकि इशारों को समझना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस पे आप जानते हैं कालिदास का कहानी, क्योंकि विद्वत्मा से इशारा की वजह से ही किस तरह से कालिदास की शादी पंडित लोगों ने विद्वत्मा से करा दिए थे। तो सबसे जो कठिन भाषा है वह सांकेतिक भाषा है, और सबसे जो आसान भाषा है वह मौखिक भाषा है, जो बोल करके हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। अगर बात की जाए भाषा की, तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, यहाँ पे थोड़ा सा जनरल टाइप का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अभी से कुछ समय पहले तक आप लोग देखते होंगे जनरल नॉलेज वगैरह में कि क्वेश्चन रहता था कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो हम लोग मैंड्रिन, जो मंदारिन भी उसको कुछ लोग बोलते हैं, चीन का भाषा है, वो चीन का भाषा है था। लेकिन अभी अगर फिलहाल देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी ग्लोबली बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इसके पीछे वजह है क्योंकि अंग्रेजी को सीखना बेहद बहुत ही आसान है। इसलिए तकरीबन दुनिया में 113.2 करोड़ लोग 113.2 करोड़ लोग अंग्रेजी को बोलते हैं, और नंबर 1 पर दुनिया में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। चीनी भाषा मैंड्रिन नहीं है, क्योंकि अब और दूसरे स्थान पर हो गया बोली जाने वाली चीन की भाषा मैंड्रिन है, जिसको मंदारिन भी कुछ लोग बोलते हैं, जिसको 111.7 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। 111.7 करोड़ लोग मैंड्रिन चीनी भाषा को बोलते हैं, जो नंबर 2 पर है, और नंबर 1 पर अंग्रेजी है। फिर क्या कह रहा है, तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा हमारी मातृभाषा हिंदी है, जिसको 61.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में बोलते हैं। अगर बात की जाए दुनिया भर की 20 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में, जो दुनिया भर में 20 सबसे अधिक भाषा बोली जाती है, उसमें 6 भारतीय भाषा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 5000 से अधिक भाषाएं को बोली जाती है, जिसमें जो नंबर 20 पर हैं उसमें 6 भारतीय भाषा है, जिसमें 7वें स्थान पर बंगाली है, बंगाली को 7वें स्थान पर बोली जाने वाली पूरी दुनिया में भाषा है। नंबर 1 पर अंग्रेजी है, नंबर 2 पर चीनी भाषा मैंड्रिन है, नंबर 3 पर हिंदी है, और नंबर 7वें स्थान पर बंगाली है। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है संस्कृत से हुआ है, और हिंदी भाषा के 2 स्वरूप है, साहित्य और व्याकरण। साहित्य जिसको हम लोग लिटरेचर बोलते हैं, जो किताब वगैरह में कहानियां वगैरह कविताएं होती है उसको पढ़ना होता है, और व्याकरण जो कि हम लोग पढ़ रहे थे वो है। अगर हम बात की जाए सभी भाषाओं की जननी, तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, यानी कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत से ही अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। और देखिए दुख की बात, संस्कृत को बोलने वाले लोग, भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, तो इस 140 करोड़ की आबादी में 25,000 से भी कम लोग, 25,000 से भी कम लोग, यानी कि 24,841 के आसपास जो आरटीआई का आंकड़ा है उसके अनुसार संस्कृत को बोलने वाले लोग 24,841 के आसपास है, यानी कि 25,000 से भी कम लोग संस्कृत को बोलते हैं, जो कि सभी भाषाओं की जननी है। इसका वजह संस्कृत को हर जगह से सिलेबस में हटाया जा रहा है।
मैट्रिक तक बिहार बोर्ड में संस्कृत है, उसके बाद संस्कृत का कहीं वैल्यू ही नहीं। जिस तरह से एनडीए वगैरह के एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर संस्कृत को लाया जाता और संस्कृत को पूछा जाता तो संस्कृत लोग सीखते हैं और संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती। इसका जिम्मेवार हमारा एजुकेशन सिस्टम और सरकार है कि जो हमारा प्राचीन भाषा था, जो सबसे पहले भाषा संस्कृत भाषा बना, वो भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। इसका जिम्मेवार हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आगे हम लोग देखते हैं लिपि क्या है। तो जो भाषा है लिपि में लिखा जाता है, कुछ भाषा का लिपि नहीं है, जैसे चीनी वगैरह का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिपि कहते किसको है। इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। तो कह रहा है भाषा ध्वनियों, जो बोलते हैं भाषा ध्वनि को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए संकेतों या चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिस तरह से हमारा जो संकेत होता है, जो वर्ण होता है, उसको जिस भी तरह से लिखा जाता है उसी को लिपि कहते हैं। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब का लिपि हो गया देवनागरी। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। पंजाबी का लिपि होता है गुरमुखी, अंग्रेजी का लिपि है रोमन, उर्दू और कश्मीरी का लिपि है फारसी। अधिकतर लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे कि जो भी हम लोग लिखते हैं, अधिकतर लिपि क्या लिखा जाता है, बाएं से दाएं, यानी कि इस ओर से हम लोग शुरू करते हैं, इधर लिखते हैं। लेकिन फारसी है, फारसी में क्या लिखा जाता है, उर्दू और कश्मीरी, ये लिखा जाता है उल्टा, यानी कि उल्टा लिखा जाएगा। जबकि चीनी, जापानी, कोरियन ऊपर से नीचे लिखा जाता है। चीनी, जापानी, कोरियन ऊपर से नीचे लिखा जाता है। और सबसे बड़ा चीज की वर्णमाला, हिंदी का वर्णमाला है, अंग्रेजी का वर्णमाला है। अधिकतर जो भाषा है उसका वर्णमाला है, लेकिन जो चीनी है, जिसको मैंड्रिन या मदारिन भी कहते हैं, उसका वर्णमाला ही नहीं है। वह जो है कि संकेत भावों में लिखा जाता है, ठीक है, भाव चित्रों में लिखा जाता है और ऊपर से नीचे लिखा जाता है। उसका तकरीबन 5000 से 6000 वर्ण है। सोचिए 5000 से 6000 वर्ण है। जबकि इंग्लिश में वर्ण हो गए वही लेटर्स 26, हिंदी में वर्ण होते हैं 52। लेकिन सोचिए चीनी वाला जो मैंड्रिन है उसमें 5000 से 6000 वर्ण ही है। उसका 12 खड़ी जो हम लोग बोलते हैं वर्णमाला चीनी भाषा का नहीं है। और वर्णमाला न होने की वजह से उसको समझना पढ़ना बहुत कठिन है। चीनी, जापानी, कोरियन भाषा को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसका वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला होने से सुविधा क्या होता है, जैसे हम लोग काका की याद करते हैं तो उसी आधार पर खा खी खी गा गा गी जो भी हम लोग बना लेते हैं। तो वर्णमाला 12 खड़ी के अनुसार सुविधा होता है। लेकिन सोचिए अगर वर्णमाला ही नहीं हो तो याद करना वर्णों को कितना कठिन होगा। उसी तरह से चीनी, जापानी, कोरियन में है, क्योंकि उसका वर्णमाला 12 खड़ी जो हम लोग बोलते हैं वो है ही नहीं, सिर्फ उसका वर्ण है 5000 से 6000। अब हम लोग समझते हैं व्याकरण। और व्याकरण में हम कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक बताए थे कि उच्चारण स्थान क्या है, लेकिन कुछ चीज वहां पर छूट गया था, उसको पुनः हम रिमाइंड करते हैं। तो कह रहा है कि जिस विज्ञान से हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जनरली आप लोग जानते ही होंगे। देखिए वहां पे उच्चारण स्थान हम कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक बताए थे, कुछ छूट गया था। तो ह, अ, आ और कवर्ग ये पूरा कंठ से होता है। ऑब्जेक्टिव इससे बहुत निकलता है, दे देगा कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। तलाबी स, य, ई और बड़ी ई और चवर्ग ये पूरा तालु से होता है। स, र और री, ऋषि वाला और टवर्ग ये पूरा मूर्धा से होता है। स ये वाला देख लीजिए, ल और पूरा तवर्ग ये दंत से होता है। व और पवर्ग पूरा ओठ से होता है। उ और बड़ी उ ये क्या होता है, दांत प्लस ओठ दोनों इसमें इस्तेमाल होता है। ए कंठ और तालु दोनों से होता है। ओ कंठ और दोनों से होता है। तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है। इसको ना तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और एक काम का चीज है। इस तरह से पूरा जो वर्ण विचार था, ऑर्थोग्राफी आपका पूरा हो चुका है। इसका अब हम करेंगे क्या कि VVI कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं, उसको बनाएंगे और उसको भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा देंगे। उसके बाद फिर आता है आपका शब्द विचार, जिसमें शब्दों के बारे में पढ़ना होता है। वर्ण विचार पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।